आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर चंदौली से है। लेखपाल का वसूली कांड आया सामने। जमीन नापते नापते लेखपाल साहब खुद नप गए। जी हां, काम करने के एवज में लेखपाल ने पीड़ित से मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत और पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दी। एंटी करप्शन टीम ने बिछाए जाल में फंसे लेखपाल साहब। रिश्वत लेते हुए लेखपाल व चचेरे भाई को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। टीम ने साक्ष्य के तौर पर मौके का वीडियो भी बनाया है। आरोपी लेखपाल इटावा जिले का बताया जा रहा निवासी आरोपी वर्ष 2016 में लेखपाल पद पर हुआ था नियुक्त। एंटी करप्शन टीम ने मुगलसराय कोतवाली में लेखपाल व उसके चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या ना आप पूरा वो बता दी क्या घटनाक्रम हो रहा है मेरे भाई? मैं अपनी भूमि को असंक्रमणी से संक्रमणी कराने के लिए 28/1/2026 को एटीएम के साहब के पास एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको रिपोर्ट तलब के लिए लेखपाल के पास गया था। उसका रिपोर्ट लगाने के लिए मेरे से लेखपाल फ़ोन आज किया। मैं सुबह गया उसके पास, तो मेरे से 10,000 घूस मांग रहा था वो। तो मैंने एंटी करप्शन टीम को 13 तारीख को मैंने एक एप्लीकेशन दिया था। इसको आज 13 तारीख अरे आज के दिन इसको पकड़वा दिया मैं। तो फिर गए तो क्या हुआ था उस समय आप जब गए उसको पैसा देने? हाँ, कहाँ आपने पैसे दिए? सकलिया नहर के पास। और कोई भी पकड़ा गया उसका? उसका एक सहयोगी है उसके साथ। तो क्या पैसे उसने लिए थे या लेखपाल ने सीधे लिए? लेखपाल लिया था, उसके साथ एक लड़का था और जनपद हरदोई थाना लोनार पुलिस मुठभेड़ में हत्या का आरोपी घायल हुआ है। बाइक, मोबाइल व अवैध असलाहा बरामद। जनपद के हरदोई अंतर्गत थाना लोनार पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए नामजद अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना लोनार क्षेत्र के ग्राम मलवा के निकट खेत में अनिल कुमार सिंह उर्फ नीशू सिंह निवासी ग्राम नकचौरा का शव बरामद हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित किए थे। मृतक के पुत्र अजय कुमार सिंह की तहरीर पर थाना लूनार में मुकदमा अपराध संख्या 22/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत रिंकू सिंह, धीरू सिंह, धीरज सिंह व रियासत समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी और ऐसे हुई मुठभेड़। आपको बता दें 17 फरवरी 2026 की रात मुखबिर की सूचना पर मिली आरोपी कस्बा वाहन की और आने वाला है। वहीं प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वहां बाइक मोड़कर जगदीश नहर पुलिया की ओर भागने लगा। पीछा करने पर आरोपी पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करता रहा और साथ ही आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी सत्यम पुत्र धनवीर निवासी ग्राम पुरौरी थाना लोनार के दाहिने पैर में गोली लगी है और वहां घायल हो गया है। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार कार सड़क पर अनियंत्रित होकर पलटी, मचा हड़कंप। मौके पर स्थानीय लोगों ने कार में फंसे हुए लोगों को निकाला बाहर। सड़क पर हुए अचानक बड़े हादसे में बाल बाल बचे सभी लोग। जनपद के महमूदाबाद से धौली मार्ग का पूरा मामला। शाहजहांपुर की होली देश के बाकी हिस्सों में अलग पहचान रखती है। यहाँ होली के दिन एक व्यक्ति को लाट साहब बनाया जाता है और उसे भैंसा गाड़ी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। जुलूस के दौरान लोग लाट साहब पर प्रतीकात्मक रूप से जूते और झाड़ बरसाते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन की प्रति ऐतिहासिक विरोध का प्रतीक है। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 की क्रांति के दौरान शाहजहांपुर में विद्रोह लंबे समय तक चला है। जब अंग्रेजों ने दोबारा सत्ता संभाली है तब जनता के भीतर गहरा आक्रोश था और बताया जाता है कि अंग्रेजी अधिकारी गोवेन के कार्यकाल में होली के पारंपरिक उत्सव को विरोध में मंच में तब्दील कर दिया गया था। नवाबी दौर की मिलनसार होली धीरे धीरे विद्रोह के प्रतीकात्मक जुलूस में तब्दील हो गई। स्थानीय जानकार ने बताया कि यह जुलूस मनोवैज्ञानिक विरोध का प्रतीक है। सत्ता के खिलाफ जनता के त्योहार को ही माध्यम बना लिया गया। आज भी यह परंपरा कड़ी सुरक्षा के बीच निभाई जाती है।
बहराइच जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रदीप सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और चंद्रदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन नए नियमों को रोक लगाई गई है उन्हें जनहित में लागू करना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक यूजीसी के इन नियमों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता तब तक पार्टी का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। चंद्रदीप सिंह है, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से। आज आपके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सभा में पहुँचे हैं, क्या रीज़न है? आज यूजीसी के समर्थन में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है नए नियमों को, उसको लागू कराने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। क्या चाहते हैं? अब जब तक ये लागू नहीं होता यूजीसी का नियम, तब तक ये लगातार चलता रहेगा आंदोलन। ठीक। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता। राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी रहते हैं और दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं रहती है। अच्छा हो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उन्हें। और वहीं टीपू सुल्तान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जो भी ऐसा बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवाजी महाराज की जगह होगा। और साथ ही टीपू सुल्तान कैसे हिंदू पर अत्याचार किया था, एक हिंदू का रक्षक था, एक हिंदू का भक्षक था, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। उनका हिस्ट्री को लेकर कोई भी नॉलेज उन्हें नहीं है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सवाल पर कहा कि असम का हालत बहुत ही नाजुक है और असम का जो हिंदू मुस्लिम का डेमोग्राफी, मुस्लिम आबादी 40% पहुंच चुकी है और 4% मुस्लिम ऐसे हैं जो देश के हैं, बाकी जो 36% होगा, कोई ना कोई समय वह लोग बांग्लादेश से आए थे और कांग्रेस के समय में आए थे। कि मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, लेकिन राहुलवादी नहीं हूँ। अब देखिए, ये कांग्रेस का अपना मामला है, हमें इस पर टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता है, इसलिए राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं है, तो उनको तो अच्छा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कहा कि टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अब देखिए, जो भी ये सब बात बोलते हैं, कोई थोड़े फर्क पड़ने वाला है। शिवाजी महाराज का जगह में होगा। और टीपू सुल्तान कैसे हिंदू का ऊपर अत्याचार करे थे, एक हिंदू का रक्षक था और एक हिंदू का भक्षक था, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है। तो ये बात जो बोलते हैं, इसका मेरा नहीं लगता है उनका कोई हिस्ट्री का ऊपर कोई भी छोटे से भी नॉलेज हो। असम में घुसपैठ से कितना डेमोक्रेसी। देखिए, असम का हालत बहुत नाजुक है और असम का जो हिंदू मुस्लिम का डेमोग्राफी है, अभी लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ में 40% हो चुका है। 3 से 4% मुस्लिम ऐसा है जो देश का ही है, लेकिन बाकी जो 36% होगा, कोई ना कोई समय वो लोग बांग्लादेश से ही आए थे, कांग्रेस का समय में ही आए थे।
और बढ़ते बढ़ते अभी 40% 40% तक वो लोग पहुंच गए। आसाम हाईकोर्ट प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा भेज दिया था। मेरा ऊपर कोई चलाए हुए हैं ये नहीं, मेरा ऊपर कांग्रेस कोई के पूर्व प्रदेश आरोप अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है आसाम के, लेकिन वो वापस ले लिए हैं। मेरा नहीं लगता है वो एक मिनट, मेरा नहीं लगता है वहाँ वापस लिया है। पिछले 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। हाँ। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ पास लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे। और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ जो ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। गोगोई को लेकर आपने कहा था कि पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है, क्या आने वाले समय में गोगोई को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? या हमने सबूत का साथ ये मामला भारत सरकार को हस्तांतरित किया और आगे भारत सरकार उसका ऊपर फैसला लेगी। एस्टीन फाइल को लेकर के हरदीप पुरी का इस्तीफा आप मांगने जा रहे हैं। उस फाइल में कुछ भी हरदीप पुरी का बारे में क्या गलत? राहुल गांधी ने कहा है कि यूएस डील किसानों के हित में नहीं है। वो यूएस डील पढ़ सकता है क्या? मंत्री जी, अगर उनका आसपास कोई नहीं होगा, वो यूएस डील का जो पूरा ऑर्डर है वो पढ़ सकेगा? मुस्लिम वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है और हाईकोर्ट चले जाने कहा, इस पे क्या देखिए, कहेंगे? उसमें मेरा जो बयान जब भी होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट का अंदर में ही होते हैं, तो इसीलिए मेरा कोई डर नहीं है। जहां भी जिसका मर्जी है वो चला जाए, लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ असम का और हिंदू समाज का भले के लिए बोलता हूँ, और ये तो मैं बोल भी रहूंगा। और मेरा मानना है कि मैंने कोई भी संविधान का जो दायरा है इसको मैंने कभी भी भंग नहीं करता। भारत के आप सबसे सफल मुख्यमंत्री माने जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने में क्या कहेंगे? अब देखिए, असम में ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं डेली 100 से लेकर 150 तक डेली भगाता हूँ, लेकिन संख्या बहुत है। अभी हम असम में उनको 50,000 एकड़ जमीन से हम ये लोगों को हटाया। कितना 1000 एकड़? 50,000 एकड़ जमीन मैंने 5 साल में खाली किया हूँ। काल में अपना जो एक सभा थे प्रधानमंत्री जी का, उसमें मैं ये भी बताया हूँ अगले बार मैं 1.5 लाख एकड़ जमीन से ये लोगों को भगाऊंगा। अच्छा, ये और टोटल कितना जमीन उनका कब्जा में है? 10 लाख एकड़। अच्छा, असम में सर एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? किसी समुदाय पर गन ताने एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? देखिए, मैं जो काम शोभा देता है वही करता हूँ, और जो शोभा नहीं देता है मैं। अच्छा, बंगाल में मस्जिद बनने का आया है, जो काम मुझे शोभा देता है मैं वो करता हूँ। बंगाल लेकिन एनआरसी पे एक बात हमेशा याद रखिए कि असम में जब हमारा संख्या 80 से 60% तक घट गया है, तो हमारा चिंता का भी ये सेकुलर लोगों को समझ रखना चाहिए। बंगाल में बाबरी मस्जिद जो टीएमसी का निकला हुआ जो विधायक है वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। अपने कार्यकाल में इन लोगों को निकाल देंगे सर? ये पुतला बाबरी मस्जिद है। थोड़े ओरिजिनल बाबरी मस्जिद तो धस दिया गया, ये पुतला मस्जिद है। क्या बना पाएगा सर? पुतला मस्जिद बनाएगा, अगर ओरिजिनल ही चला गया क्या पुतला खेल पाएगा? खबर कानपुर से है, जहां रिटायर्ड फौजी ने पति पत्नियों की और साथ ही बच्चों की हत्या कर सुसाइड की है। पत्नी बच्चे की हत्या के बाद ट्रेन से कटकर रिटायर्ड फौजी ने सुसाइड की है और घर से 2 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर मिला है रिटायर्ड फौजी का शव। मकान के अंदर मिले फौजी की पत्नी, बच्चे के शव पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के जुटी है और साथ ही पुलिस की प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह बनी थी ये वारदात की वजह।
सुबह पुलिस को सेंधपारा थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है जिसमें कि आत्महत्या करना प्रतीत होता है। इस पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची, उसकी शिनाख्त चेतराम जी के रूप में की गई। तत्पश्चात शीघ्रता से उनके घर आकर परिजनों को सूचित करने के लिए पुलिस टीम जब आई यहाँ पर तो देखा कि यहाँ पर भी उनकी पत्नी और उनके बच्चे का शव मिला है, जो कि युवक है 16 वर्षीय और 40 वर्षीय महिला है उनकी पत्नी। उनका शव मिला, दोनों को गोली लगी थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि रात्रि में परिजनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके पश्चात चेतराम जी ने ये गोली मारकर स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या किया है। फिलहाल जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, गवाह हैं, सीसीटीवी कैमरा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को सत्यापित किया जा रहा है। इनके परिजनों को सूचित किया गया है और ये इस घर में आकर 3 महीना पहले ही रहना शुरू किए थे। तत्पश्चात कुछ आर्थिक बातों को लेकर इनमें तनाव अभी तो बताया जा रहा है। पूरी मामले में पुलिस टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रही है और जो भी बिंदु आएंगे सामने उस आधार पर जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक DVBL गन मौके से बरामद हुई है, जिससे कि गोली चलना बताया है। और जो चेतराम जी है स्वयं वो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है और उन्हीं की गन अभी बताई जा रही है। इसको भी सत्यापित किया जा रहा है और जो भी चीजें सामने आएंगी सभी आपसे साझा की जाएगी। जी हाँ, अभी के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे और इनको पेंशन भी मिल रहा था और ये मकान इन्होंने अभी नया बनाया था, करीब 3 महीना पूर्व से यहाँ रहना शुरू किया। अच्छा, आईडी बता रहे हैं आवास विकास की, वहाँ से शव के पास से मिली थी, यहाँ पता कैसे चलता है? तो वहाँ पर इसमें मोटरसाइकिल मिली थी, मोटरसाइकिल से शिनाख्त किया गया, नंबर के आधार पर परिजनों का पता किया गया, घर पता करके यहाँ आया। ठीक सर, ठीक है। लखीमपुर शहर के न्यायालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक लिफ्ट में फंस गया। आपको बता दें, युवक किसी काम से न्यायालय आया हुआ था और लिफ्ट के जरिए से नीचे उतरते समय लिफ्ट रुक गई, जिससे वह घबरा गया। बाद में युवक ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को फोन कर इसकी जानकारी दी। जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे युवक को बाहर निकाला है और साथ ही लिफ्ट में फंसे सौरभ कुमार दीक्षित अपने वकील से मिलने के लिए न्यायालय आए हुए थे। लिफ्ट के सहारे से सौरभ कुमार दीक्षित नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान अचानक बीच में ही लिफ्ट में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण लिफ्ट रुक गई। कितनी देर हम करीब 1 घंटे बंद। किसको फोन किया था? मैं मोहल्ला तीर्थ गोला नाम क्या है? सौरभ कुमार दीक्षित उर्फ समाधान। अच्छा, ये कह रहे थे कितनी देर से बंद है? 1 घंटे से। ये ऊपर जा रहे थे कि नीचे आ रहे थे? हम नीचे जा रहे थे, बंद हो गए। फिर हमने जिलाधिकारी महोदय को फोन भी किया, SP ऑफिस में भी फोन किया और कई जगह जो हमारे जानकार थे उनको भी फोन किया, तब जाके बड़ा मुश्किल में हम शुरू। कितनी देर बाद समाधान मिला आपको? जी, कितनी देर बाद समाधान मिला? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद जी। हमारा नाम मोहन दीक्षित। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन चौपाल आयोजित हुई। यहां श्यामपुर क्षेत्र स्थित गाजीवाला आर्य नगर में मुख्यमंत्री ने साधु संतों के साथ मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में भाजपा के तमाम विधायक, भाजपा नेता और प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की जन चौपाल में हजारों की तादाद में जिले भर से आए लोग शामिल हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र की जनता जो जिला मुख्यालय तक अपनी समस्याएं लेकर नहीं जा सकती है, ऐसे लोगों की समस्याएं सीधे सुनने के लिए जन चौपाल आयोजित की गई है। जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है। हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्र वासियों को, ग्राम वासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में
या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी। अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है। कैमूर तथा कथित बेलौटनी और साथ ही मामले को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मोहनिया थाना का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है और ग्रामीणों का कहना है कि 13 फरवरी की संध्या उनके गांव में किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई थी। इसके बावजूद भभुआ अनुमंडल क्षेत्र के निवासी उत्तम पटेल द्वारा सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाई गई है, जिससे गाँव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने थाना अध्यक्ष के समक्ष अपनी बातें रखते हुए कहा है कि जिस स्थान पर गाड़ी का पथराव और गोली चलने का दावा किया जा रहा है वह स्थल बाउंड्री गांव से काफी दूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से थाने में लगभग 100 अज्ञात तथा 18 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। क्या मामला है? काफी संख्या में लोग आप लोग आए हुए अनुमंडल में। जो 13 तारीख को घटना घटा था, तथाकथित घटना है, एक्चुअली वो घटना हुआ नहीं था। ये मैनिपुलेटेड है, क्योंकि आज के दौर में एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि आप मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों को गाली दो और हिंदू हृदय सम्राट बन जाओ। इसी हिंदू सम्राट बनने के लिए उत्तम पटेल नाम का एक गौ तस्कर, एक्चुअली वो गौ तस्कर है, गौ रक्षक के भेष में घूमता है और गाड़ी पास करवाता है। हमको बहुत उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है कि वो उसका काम जो है गौ तस्करी है, लेकिन वो गौ तस्करी गौ रक्षक के रूप में करता है और अपने आप को कैमूर जिला का हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए बेलौड़ी गांव के मुसलमानों को या कह लीजिए कि कैमूर के मुसलमानों को बदनाम करके कि हमारे ऊपर हमला किया गया, ये मैनिपुलेटेड था। उसी के लोगों ने 2-4 पत्थर मारा। गाँव के लोगों का उससे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे घटना घटी बताया गया है वो गाँव वहाँ से बेलौड़ी 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वहाँ पर कोई मुस्लिम का कोई आबादी नहीं है, ना कोई घर है। वहाँ उसी के लोगों ने 2-4 पत्थर मारा और पत्थर मारकर, क्योंकि सबको पता है कि जिला में मशहूर गांव है बेलौड़ी, वहाँ पे कसाब कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। वहाँ पे जो है लाइसेंस के द्वारा जो है कटता भी है, लेकिन इस तरह का कोई घटना घटा नहीं था। प्रथम दृश्या जो है डीएसपी साहब ने कहा है कि वहाँ पे हमने जांच किया है, गोली चलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात है कि पत्थर चला है। अब पत्थर कौन चलाया है, कहाँ से चला है, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। पुलिस इसकी अनुसंधान कर रही है और उन्होंने कहा है कि अनुसंधान करके जो सत्य होगा वो जो है उसके साथ जो है न्याय किया जाएगा और असत्य के साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आप लोगों को मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है, कौन आश्वासन दिया? डीएसपी साहब और हम लोग मैडम से एसडीओ मैडम से भी मिले हैं और वहाँ पे अपनी सारी बातों को रखा गया है और दोनों लोगों ने आश्वस्त किया है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ या किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आपका तारीख? मोहम्मद हनीफ खान, MIM जिला अध्यक्ष कैमूर। क्या मामला था? मामला ये है सर कि हम बेलौड़ी पंचायत के मुखिया हैं मीर इमरान, और हमारे बेलौड़ी गांव को लेकर एक उत्तम पटेल जी हैं, वो भभुआ के रहने वाले, वो बार बार उनके द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बेलौड़ी को बर्बाद कर देंगे, बेलौड़ी में चलो हिंदू संगठन ऐसे कर देंगे, बेलौड़ी को बर्बाद कर देंगे, वो गोली से भून देंगे, ये कर देंगे, बहुत तरह का उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो हमारे गांव में बेलौड़ी में हर समाज के लोग रहते हैं, इवन पटेल जाति के लोग भी, बड़ी सम्मानित लोग जो 60 साल से मुखिया रहे हैं। हमारे जो सिपरसन शाह, हमारे जदवंश शाह हमेशा से मुखिया रहे हैं वहाँ के, तो कभी भी पटेल जाति को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी सम्मानित लोग हैं पटेल जाति के। और एक उत्तम पटेल जी आते हैं
और अपने जाति के लोगों से भी बात नहीं करते हैं। सीधे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना कहते हैं कि हम बिलौड़ी गांव में गए और 200 लोग मुस्लिम जाति के लोग हमको घेर कर गोली मारे, ये किए, पथराव किए, हम जान बचाकर भागे, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं है। हमारे साथ सरपंच भी हैं और बीडीसी भी हैं, ये रविंदर गुप्ता जो है बीडीसी हैं और इनसे पूछ लीजिए। उसके अलावा जो हमारे सरपंच भी हैं। क्या बोले यहाँ पे डीएसपी साहब, क्या बोले? डीएसपी साहब बोले हैं कि किसी तरह का कोई कार्रवाई अगर कोई भी बिलौड़ी पे गलत असंवैधानिक मंशा से आता है उस पर हम लोग रोक लगाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। बिलौड़ी गांव में किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा। आप गांव के लोग, अपने पंचायत के लोग सही रहिए, तीनों प्रतिनिधि सही रहिए, सारे गांव के लोगों को मीटिंग बुलाकर और जो अपना फैसला लीजिए कि कोई भी बिलौड़ी गांव में गलत आरोप लगाता है उसके ऊपर FIR होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। जो गलत नाम दिया FIR में उसके लिए क्या बोले? वो बोले हैं कि ये हम लोग जानते हैं कि एकदम बिल्कुल ही ये गलत FIR किया गया है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अगर गलत होगा तो केस को जो है फॉल्स किया जाएगा और सबका नाम बरी किया जाएगा। था अभी मामला वो जो है बिलौड़ी गांव में हम 1 साल से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि 2-3 लोग भभुआ से आके मोहनिया और बिलौड़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं, लेकिन सबसे बड़े गौ तस्कर ये खुद है। अगर ये सच्चे इंसान हैं, बोलते कि बिलौड़ी गांव में हमको घेर कर मारा गया, हमारे पर फायरिंग हुई, पथराव हुआ, तो वहीं से प्रशासन को फ़ोन क्यों नहीं किए? वहाँ का मैटर वहीं क्यों नहीं सुलझाए? वहाँ प्रशासन बोला चाहिए या डायरेक्ट थाने पे आना चाहिए। ये जाके मोहनिया में बैठ के वहाँ पे रोड जाम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हम लोग बिलौड़ी को तबाह कर देंगे, मोहनिया को तरवाइए, कहीं ना कहीं गुंडे ही है। तो हम ये एक बात बता देना चाहते हैं, जहाँ का मैटर है वहीं रखिए। अगर कहीं ना कहीं मोहनिया में आप प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका जवाब हम लोग देंगे, अब बहुत मजबूती से देंगे, ताकि कभी कोई चांदनी चौक पर प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ये हम जान लीजिए। हम ये बता देना चाहते हैं उत्तम पटेल पवन गुप्ता को, अगर मोहनिया में प्रोटेस्ट करेगा, अगर मोहनिया को बर्बाद करने का काम करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब, ताकि समझ में आ जाएगा। डीएसपी साहब बोले हैं कि ये जो गोली चलने वाला मामला है ये एकदम सरासर झूठ है और ये पथराव किसने देखा, कौन पत्थर चलाया, ये खुद मारा है, ये कोई नहीं जानता है। इस मामले को खत्म किया जाएगा और निर्दोष को बरी किया जाएगा, ये सर बोले, हम लोग को अवगत कराया। क्या सुन नाम हुआ आपका? मेरा नाम याहिया खान हुआ। मंडल में आज आए थे SDM साहब से मिलने के लिए, क्या मामला था आप लोग? हम लोग आए थे यहाँ न्याय के लिए। जी, हम लोग को न्याय के लिए बोले हैं। क्या मामला हुआ था आप लोग? मामला था कि गांव में बोले हैं उत्तम जी कि हमारे गांव में बिलौड़ी में पत्थर कोई फेंका है और जो कि कोई सबूत में है ही नहीं। अच्छा, गलत है ये? जी, गलत है। और जो सही है, जो सही है, अगर जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। हमको DSP साहब भी बोले हैं और SDM साहब भी बोले हैं और थाना प्रभारी भी बोले हैं, जो दोषी होगा उसके लिए कार्रवाई है, जो नहीं दोषी है उसको कोई। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रविंद्र शाह। क्या, किस पोस्ट पे हैं? BDC हैं हम। कहाँ के? बिलौड़ी। आप आए हुए हैं, क्या मामला है? काफी संख्या में लोग आप लोग आए हुए हैं। का मामला ये है कि 13 तारीख को एक अफवाह फैली कि यहाँ जो है गोली चली है बिलौड़ी में। पहले तो हम लोग वहीं बैठे हैं और उसमें हम ही नहीं बैठे हैं, राधेश्याम कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा जो अत्यंत पिछड़े के आयोग के मेंबर हैं वो भी बैठे हैं, अशोक पासवान बैठे हैं और इस तरह से करीब करीब जो है सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग हैं। आराम से वहाँ दावत खाए हैं लोग और वहाँ से हम लोग निकलते हैं। निकलने के बाद कोई किसी तरह की कोई बात नहीं आती है। जब बरेज हम आते हैं मोहनिया जो है कैमूर होटल में, आपका एक दावत था, वहाँ के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि चांदनी चौक पर जाम किया गया है। चांदनी चौक पर क्यों जाम हुआ भाई? तो लोगों ने बताया कि स्टुअरगंज के लोगों ने जो गोली चला दिया। जब हम चांदनी चौक पर आते हैं तो पता चलता है कि बिलौड़ी के लोगों ने गोली चला दिया। पहले तो बात यह है कि यह जांच होना चाहिए कि उस पर गोली चला या नहीं चला, पत्थर चला तो नहीं चला और चला तो कहाँ चला, यह जांच प्रशासन नहीं किया। एक नाजायज निरीह बच्चे को बरेज से 12 बजे रात को, वो भी गांव पर नहीं था, सासाराम गया था, आया और पुलिस उठाकर जो है थाने में ले आई। थाने में ले आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ये जो है महाशिवरात्रि का पर्व है, आराम से बिता लो। पुलिस भी लॉकअप नहीं किया, लेकिन कल उसको लॉकअप करके जो है आज चालान कर दिया। हम लोग ये जानना चाहते हैं इस प्रशासन महकमा से कि कोई किसी के कहने पर इस अनुमंडल का जो है
वातावरण खराब कर रहा है, जबकि वह व्यक्ति सोशल मीडिया पर तरह तरह की भावनात्मक बातें बोलता रहता है, तरह तरह की अफवाहें फैलाता रहता है। तो क्या प्रशासन उस पर अभी तक एक्शन लिया? यदि नहीं लिया तो प्रशासन पर इस तरह का उंगली उठ रहा है कि ये लोग जो है वैसे लोगों का जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर इस तरह की बात नहीं होगी तो रोका नहीं गया तो बहुत से त्यौहार आ रहा है। अभी होली बाकी है, बरसात बाकी है, मुहर्रम बाकी है, कई तरह के त्यौहार है। इस तरह की अफवाह से ये समाज में जो भ्रांतियां पैदा कर रही है उस पर रोक लगाया जाए। अगर रोक नहीं लगाया जाता है तो हम समझते हैं कि पूरे अनुमंडल के लोग, प्रशासन का एक दिन आज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पूरे अनुमंडल के लोग, पूरे समाज के लोग, पूरे समुदाय के लोग ऐसे लोगों का घेराव करके, प्रशासन का घेराव करके उसको प्रतिबंधित करने के लिए बिया उठाएंगे हम लोग। अच्छा, जो लड़का जेल गया है, क्या वो बेलौड़ी का रहने वाला है और क्या पहले से एफआईआर में उसका नाम था? कहीं नहीं, वो बेलौड़ी का नहीं बल्कि बरेज का है। और वो बरेज में 11 बजे रात को घर आया है। एफआईआर में नाम है उसका? और एफआईआर में नाम भी नहीं है। वो सुनने में आता है कि उत्तम पटेल आकर जो है उसका सत्यापन किया। ये उत्तम पटेल कौन है? उत्तम पटेल कौन है भैया? प्रशासन न जायज और नाजायज देखेगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है किसी पर आरोप लगा दिया गया तो प्रशासन किस काम के लिए बैठा हुआ है? इसका मतलब कि प्रशासन जो है किसी के कहने पर किसी को उठा लेना और उसका जांच नहीं करना, यह जो है एकदम न्याय संगत बात नहीं है। तो हम लोग न्याय संगत बात करने के लिए यहाँ के प्रशासनिक महकमा में इतने लोग आए हैं कि उसने 150 लोगों पर कि 100 लोगों पर जो है अज्ञात और 18 जो है एफआईआर किया है। तो हम कह रहे हैं कि उसको बुला लीजिए और देख लीजिए कि इसमें अगर उसका कोई व्यक्ति है तो इसमें उठा ले। कहीं प्रशासन किसी के घर में जाएगा, किसी के गांव में जाएगा? और नहीं तो अगर इस तरह का अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति है तो पहले उस पर एफआईआर करिए। कहाँ पे अभी आप आए हुए हैं? हम अनुमंडल मुख्यालय में आए हैं, डीएसपी और एसडीओ से बात करने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय होगा और बिना न्याय का अगर कोई नाजायज करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। हम लोग यही बात चाह रहे हैं। मेरा नाम है खुर्शीद अकरम असलम। डोभी चेक पोस्ट जांच चौकी जीटी रोड पर एक उजाला रंग की टाटा सफारी कार जब्त हुई है। आपको बता दें, गया जिले के बाराचट्टी थाना अंतर्गत डोभी चेक पोस्ट जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार 16 फरवरी 2026 को एक बड़ी कार्रवाई की है। नियमित वाहन जांच के दौरान झारखंड की ओर से आ रही एक टाटा सफारी निबंधन संख्या BR11PA 99454 को भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। टाटा सफारी कार की तलाशी लेने पर वाहन के भीतर छिपा कर रखी गई कुल 184.74 लीटर विदेशी शराब और बियर कुल 381 बोतल जब्त की गई है। खबर सुल्तानगंज से है, जहां सुल्तानगंज कृष्णानंद स्टेडियम में कुमार अपनेंद्र मोहन और साथी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट सीरीज 2 का पहला सेमीफाइनल इन दोनों टीमों के साथ खेला गया। 11 स्टार बरेपुर और साथी लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब इटहरी के बीच खेला गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अरुण स्पोर्ट्स क्लब के संरक्षण अरुण कुमार चौधरी की उपस्थिति में हुआ है और कोशी के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार पोद्दार ने खिड़की से परिचय प्राप्त करते हुए खेल का उद्घाटन किया है। मौके पर मौजूद थे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष कुंदन फौजी, सचिव शशि चौधरी और अन्य कार्यकर्ता।
चाहेंगे? यह मैच हम लोगों के युवाओं के लिए बहुत ही उत्साहप्रद है और जो हमारे अरुण बाबू और इस इलाके के जो गार्जियन, जो युवा उत्साही समाज के लोग इस खेल के माध्यम से एक नई विकास की दिशा और दशा तय कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी सम्मानित गार्जियन को, युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा साधुवाद देना चाहते हैं कि खेल को खेल के रूप में नहीं, हमको सेल के रूप में खेलना है और यह दिखा देना है। जिस तरह की कल के मैच में हमारे एक बिहार के वीर बाकरा ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, आज वही खिलाड़ी हम लोगों के इस मंच से उभरकर पूरे बिहार और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। इसलिए मैं इस सुल्तानगंज के इस फील्ड को और यहाँ के युवा साथी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई देते हैं कि आप पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। कहा गया है कला किसी की मुहताज नहीं होती, कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में अपने आप को उभार लेती है, चाहे वह खेल की दुनिया हो कि पढ़ाई की दुनिया हो। उसको हम लोग कला के रूप में जब तक नहीं लेंगे तब तक नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और थोड़ा सा जो अभी जनरेशन नया चल रहा है, जो हमारे युवा दिग्भ्रमित हो गए हैं, मोबाइल पर अश्लील वीडियो फिल्म देखकर अपने आप को जो है वो कब्र में जा रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। यही कह रहे हैं हम सभी युवाओं को, आप पढ़िए, लिखिए, खेल के रूप में आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। फुटबॉल के दोनों खिलाड़ियों को क्या कहेंगे? फुटबॉल के दोनों खिलाड़ियों को कहना चाहेंगे इसमें विजेता कोई एक ही होंगे, लेकिन मैं हारने वाले को सबसे ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा कि आपके चलते ही कोई एक जीतता है, लेकिन ये हार आपकी हार नहीं होगी, आपके हौसले की बुलंदी होगी कि फिर आप जीतते रहेंगे। जो हारता है वही जीतता है और जो जीत रहा है वह जीत परिचय। मैनपाट के नर्मदापुर में स्टेडियम में मेरा युवा भारत सरगुजा 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 15 और 16 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक और रिले दौड़ जैसे कई खेल शामिल थे। जिले के अलग अलग विकास खंडों से करीब 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया और साथ ही जिला युवा अधिकारी सुरुचि सुविधा पवार ने बताया कि पहले ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता कराई गई, वहां से चयनित खिलाड़ी जिला स्तर पर पहुंचे हैं और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में रूप में सुरुचि रोशनी और सुरुचि सुनम और साथ ही दोहरे प्राचार्य श्री बागेश्वर जनपद सीईओ और श्री फुलसाय सरपंच मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, खेल परिणामों की बात करें तो 100 मीटर बालिका दौड़ में सुषमा प्रथम रही, आरती द्वितीय और मुक्ति तृतीय रही हैं। तवा फेंक में बालिका वर्ग में करिश्मा प्रथम और जमुना द्वितीय और रोशनी तृतीय पर रही। रिले दौड़ में किशोर लड़का टीम की प्रथम रही और साथ ही आपको बता दें कि देवेश की टीम प्रतिद्वंदी और रोशन की टीम तृतीय रही है। खबर कोटा से ही, जहां जिला स्तर पर आयोजित जनगणना अधिकारियों की 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना कार्य के प्रथम चरण की तैयारी को लेकर जिले की चर्चा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया और साथ ही प्रशिक्षण में आए चार्ज अधिकारियों संबंधित करते हुए संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारी जनगणना कार्य और साथ ही वहां पर ऑफिस चार्ज को निर्देश दिए कि आंकड़े पूरी सजगता के साथ संकलित किए जाए और वे सटीक हो। उन्होंने कहा
कहा, चार्ज अधिकारी गणना कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। सुपरवाइजरों एवं प्रगणों को भी चयन में तकनीकी रूप से दक्ष कार्यक्रमों की प्राथमिकी भी दर्ज की जाए। अगली खबर आपको बता दें, अगली खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें 2 दिवसीय कोटा महोत्सव 2026 शौर्य घाट होगा मास्टर शेफ एवं लोकल टैलेंट हंट प्रतियोगिता। 21 फरवरी से शुरू हो रहे 2 दिवसीय कोटा महोत्सव 2026 के तहत मास्टर शेफ प्रतियोगिता और साथ ही पेट शो, लोकल टैलेंट हंट प्रतियोगिता एवं घूमर शो आदि प्रमुख आकर्षण होंगे। और साथ ही मास्टर शेफ प्रतियोगिता 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे शौर्य घाट चंबल रिवर फ्रंट पर आयोजित होगी, जिसमें शहर के होटल, प्रमुख रेस्टोरेंट के शेफ और अन्य प्रतिभागी शामिल होंगे। 21 फरवरी को शौर्य घाट पर प्रातः 11 बजे लोकल टैलेंट हंट प्रतियोगिता, दोपहर 1:30 बजे सुरीला कोटा कार्यक्रम एवं शाम 4 बजे घूमर शो का आयोजन होगा। साथ ही दादी का हाट एवं फोटो एग्जीबिशन तथा पेंटिंग वर्कशॉप भी रिवर फ्रंट पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 22 जनवरी को 7 वेंडर्स पार्क में प्रातः 11 बजे आयोजित होने वाले पेट शो को लेकर भी शहरवासियों ने काफी उत्साह दिखाया है और लाइव फोटो कॉन्टेस्ट के परिणाम घोषित किए गए। कोटा महोत्सव के तहत 15 जनवरी को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में आयोजित वन्य जीव की लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता के परिणाम सोमवार को घोषित किए गए हैं। इसमें लाइव फोटोग्राफी की प्रोफेशनल कैमरा और साथ ही कैटेगरी में प्राजन्य वर्मा तथा प्रथम कुमार द्वितीय एवं चिराग सिंघल तृतीय स्थान पर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी को प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक करीब 40 प्रतिभागियों ने अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में दोनों कैटेगरी में वन्य जीव की लाइव फोटो खींची थी और प्रतियोगिता के लिए जमा कराई थी। खबर कोटा से है, जहां कोटा में नेशनल लेवल का सेल्फ एनालिसिस कबीर छिल्लर। आपको बता दें कि कबीर छिल्लर ने जेईई मेंस जनवरी सेशन में 300 में से 300 स्कोर हासिल कर कबीर पिछले 2 सालों में एलन करियर इंस्टीट्यूट का रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं और पिता मोहित छिल्लर और IITN है और फिलहाल एक निजी कंपनी में सेवारत है। कबीर ने 10वीं कक्षा 98% अंकों से उत्तीर्ण की थी और कबीर ने अपनी ऑफ सक्सेस शेयर करते हुए बताया कि सही दिशा में मेहनत करना सबसे जरूरी है। इसके लिए एलन फैकल्टीज का सही मार्गदर्शन और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा आवश्यक है। इससे हर टेस्ट के बाद मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली गई और साथ ही रिक्रिएशन के लिए दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाता हूं और मैं IIT मुंबई से CS करना चाहता हूं और साथ ही MIT जाना चाहता हूं। और साथ ही आपको बता दें जनवरी सेशन में परफेक्ट स्कोर 295 300 में से अंक प्राप्त करने वाले अर्नब गौतम का भी मानना है कि यदि लक्ष्य ले और साथ ही उसे हासिल करने में जुट जाए तो सब कुछ संभव है। मूल रूप से कोटा के आरोग्य नगर निवासी अर्नब पिछले 6 वर्षों से एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा में रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट है और उन्होंने बताया है कि इस वर्ष मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 10वीं कक्षा में 95.8% अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी। मेरे दिमाग में हमेशा टारगेट रहता था, मुझे यह हासिल करना है। एग्जाम के दौरान मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिकल और साथ ही अंत में मैथ्स का पेपर रिसॉल्व किया था और साथ ही रिएक्शन के लिए मैं अपने छोटे भाई के साथ गली में क्रिकेट खेलता हूं और इसके बाद रात में करीब 12 बजे तक पढ़ाई करता हूं। और साथ ही आपको बता दें शुभम कुमार ने 300 में से 295 अंक प्राप्त कर 100% स्कोर हासिल किया है। ये उपलब्धि कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। शुभम पिछले 2 वर्षों से एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा के रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं और पिता शिव कुमार व्यवसायी और माता कंचन देवी गृहिणी हैं। इससे पूर्व शुभम ने 10वीं कक्षा में 98.5% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण रहे थे और शुभम ने बताया है कि मेरा सक्सेस का क्रेडिट मेरे फैकल्टीज के मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और परिवार के सहयोग पर ही जाता है। और साथ ही क्लासेस में पढ़ाए गए टॉपिक्स को उन्होंने दिन में रिवाइज किया है और साथ ही नियमित रूप से प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहे हैं। मैं खासकर कमजोर टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। टेस्ट देकर कंपटीशन को टफ बनाया ऋषित गर्ग ने कहा है। एलन के छात्र ऋषित गर्ग ने जेईई मेंस 2026 जनवरी 2026 में 100% स्कोर कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। दिल्ली निवासी ऋषित कक्षा 11 से एलन में अध्ययनरत है और इस वर्ष कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और
साथ ही ऋषित ने 10वीं कक्षा 95.6% अंकों से उत्तीर्ण की थी। ऋषित ने कहा है, मेरे माता पिता, बड़े भाई और एलएन के फैकल्टीज का मार्गदर्शन उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत रहा है। और तैयारी की रणनीति के बारे में बताते हुए ऋषित ने कहा है कि मैंने एलएन के साथ साथ जेईई के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी नियमित अभ्यास उनका किया है और साथ ही जबकि छुट्टी के दिनों में 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई मैंने की है और रिक्रिएशन के लिए वहां पर पियानो व गिटार बजाता हूं व बैडमिंटन खेलने भी मैं जाता हूं। डॉक्टर और साथ ही आपको बता दें, गुजरात के राजकोट निवासी नियम पुरोहित ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन में 100% स्कोर कर गुजरात स्टेट में टॉप किया है। और साथ ही उन्होंने कहा, नियम पिछले 2 साल से एलन करियर इंस्टीट्यूट ऑफ रेगुलेशन क्लासरूम स्टूडेंट है और उसने 10वीं कक्षा में 96.6% अंकों से उत्तीर्ण की थी। नियम ने बताया है कि यह मेरा बहुत ही खुशी और गर्व का क्षण है। जब मैंने अपने परिणाम देखे तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण नियमित अध्ययन और कॉन्सेप्ट कंसल्टेंसी और साथ ही क्लैरिटी जाती है। हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर टॉपिक को गहराई से समझूं और साथ ही सफलता का मेरा आत्मविश्वास मजबूती से बढ़ा है। और साथ ही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन में ओडिशा निवासी चिरबीज ने करके 100% स्कोर हासिल किए और साथ ही चिरबीज एलन करियर इंस्टीट्यूट के पिछले 2 सालों से रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं और इससे पहले 10वीं कक्षा 97% अंकों से उत्तीर्ण कर चुके हैं। और साथ ही चिरबीज ने अपनी सफलता का श्रेय एलन के फैकल्टीज के मार्गदर्शन में दिया है। उसने कहा कि कठिन विषयों को बार बार अभ्यास करते रहना, शिक्षकों से चर्चा कर समझना उनकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यह भविष्य में तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। खबर कोटा से है, जहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा घोषित जेईई मेन और जनवरी सेशन 2026 के परिणाम में देश भर के 12 विद्यार्थियों ने 100% हासिल कर ऑल इंडिया स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इनमें से 7 विद्यार्थी कोटा के कोचिंग क्लासरूम से हैं, जिसने एक बार फिर कोटा की शैक्षणिक पहचान मजबूत की है। और साथ ही एलन करियर इंस्टीट्यूट के सीईओ नितिन कुकरेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा के क्लासरूम स्टूडेंट करीब छिल्लर ने परफेक्ट स्कोर करते हुए कबीर ने वहां पर 300 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। कबीर छिल्लर मूल रूप से गुड़गांव हरियाणा के निवासी हैं। उनके पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर तथा माता प्राइवेट टीचर है। वे पिछले 2 वर्षों से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे थे। इससे पूर्व कबीर ने 10वीं में 98% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया था। कबीर के अलावा अर्नव गौतम, शुभम कुमार और साथ भावेश पात्रा, अनय जैन, नियम पुरोहित और साथ ही चिरजीव कर ने भी 100% स्कोर किया है। वहीं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने 99% से अधिक भी अंक प्राप्त किए हैं। और साथ ही एनटीए के अनुसार जेईई मेन 2026 के परीक्षा 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित की गई। और साथ ही कबीर ने अपनी सफलता का श्रेय सही दिशा में निरंतर मेहनत और एलन फैकल्टी के मार्गदर्शन और अभिभावकों को सहयोग दिया है। उन्होंने बताया कि नियमित अध्ययन, लगातार रिविजन, मॉक टेस्ट और साथ ही गलतियों के विश्लेषक उनकी तैयारी मजबूत करते रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैकल्टी में लगी भीषण आग से हुई जनहानि अत्यंत हृदय विदारक और दुखद है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना से खड़ी है। मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।